वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है वेस्ट सेग्रीगेशन एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। तो ये वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स क्या होता है? इसका मतलब है कि जहां पे भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे कि हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं वहां पे वेस्ट जनरेट होता है और वो वेस्ट अलग अलग टाइप का होता है। इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप, उसका नेचर जो है अलग अलग होता है वेस्ट का। तो हमें उसे अलग अलग तरीके से इकट्ठा करके रखना है ताकि जो भी वेस्ट कलेक्ट करने के लिए आते हैं उनके लिए इजी हो उसे लेके जाना और उसे डिस्पोज करना है। जैसे कि हमारे घर में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें कुछ तो हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन कुछ वेस्ट जो होता है वो काफी हार्मफुल नेचर का भी होता है। कुछ ऐसा होता है जो कि डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, और कुछ होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट मीन्स कि सबका जो नेचर है वो अलग अलग है। तो उसका जो यूटिलाइजेशन है या फिर उसका जो डिस्पोजल का मेथड है सबका वो भी अलग होगा उनके नेचर के बेसिस पे। तो हमको जहां पे वो वेस्ट ऑरिजिन हो रहा है, यानी कि जो हमारे घरों में ही ऑरिजिन हो रहा है, तो वहीं पे हमें उसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट कर देना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एनसीआर से, नेशनल कैपिटल रीजन के जितने भी स्टेट्स हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी है ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स की। जो हमारे रूल्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, उसके अकॉर्डिंग उसमें ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि जो भी वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए। लेकिन वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है एनसीआर के जो स्टेट्स हैं उनसे। देखो, एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? इस पहले तो इसमें दिल्ली आता है, उसके अलावा इसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और राजस्थान के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। एनसीआर रीजन के जितने भी स्टेट्स हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो प्रोविजंस क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो भी वेस्ट है उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला तो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इस तरीके के वेस्ट जिनको माइक्रोब्स डिग्रेड कर पाते हैं। माइक्रोब्स में भी कौन आते हैं? मेनली बैक्टीरिया। देखो, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारे घरों में, जैसे कि फूड वेस्ट है या पेपर है, इन सबको जो बैक्टीरियाज हैं वो डिग्रेड कर लेते हैं इजीली। तो हम इनको क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, जैसे कि फूड स्क्रैप्स, पेपर वगैरह, ये सब। फिर कुछ वेस्ट ऐसे आते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें की बैक्टीरिया डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पहला तो वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्लास्टिक होता है ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इनका जो नेचर है, तो इस वजह से बैक्टीरिया इनको नहीं कर पाते हैं डिग्रेड। जो ग्लास है उसको भी डिग्रेड नहीं कर पाते। मेटल्स क्या होते हैं? ये टॉक्सिक होते हैं, जैसे कि मेटल्स में आ जाता है मरकरी है, लेड है, आर्सेनिक है। ये सब क्या होते हैं? ये टॉक्सिक होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है उसकी ही डेथ हो जाती है अगर ये मेटल्स को मेटाबोलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। फिर है डोमेस्टिक हैजर्डस वेस्ट, यानी कि जो काफी हार्मफुल है, जिनमें कि इन्फेक्शन के चांसेस भी है, जैसे कि डाइपर्स है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स है, क्लीनिंग एजेंट है, ये भी हार्मफुल है। ठीक है, तो इस तरीके के वेस्ट को अलग अलग सेग्रीगेट करने की जरूरत है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको हम अलग तरीके से कलेक्ट करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग तरीके से करें, जो कि हैजर्डस वेस्ट है उनको हम अलग अलग तरीके से कलेक्ट करें। तो ये सारे प्रोविजंस किस में दिए गए हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में दिए हैं। तो वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स का मतलब यही है, जहां पे भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पे हम उसको पहले आइडेंटिफाई करें, उसको क्लासिफाई करें, और उसको हम क्या करेंगे? उस सॉर्टिंग द वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, इस तरीके से। देखो, जैसे कि वेट वेस्ट जो है उसको हम अलग कंटेनर में इकट्ठा कर सकते हैं, जो ड्राई वेस्ट है उसको, उसके लिए हम अलग कंटेनर यूज करेंगे, सैनिटरी वेस्ट के लिए डिफरेंट। और जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि जिसमें मेटल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे कि जो हमारे फोन्स है जो डिस्कार्ड कर दिया हमने, या फिर हमारे किसी भी तरीके से कोई भी तरीके की बैटरी है जिसमें कि हैवी मेटल्स पाए जा रहे हैं, तो इस तरीके से जो वेस्ट आता है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आता है। तो इन सब का क्या है? नेचर अलग अलग है। तो बिकॉज इनका नेचर अलग है तो इनको डिस्पोज भी अलग तरीके से किया जाता है, और इनके जो हार्मफुल कुछ, तो जैसे ई वेस्ट है ये हार्मफुल होता है, सैनिटरी वेस्ट ये भी हार्मफुल होता है, तो इनको अलग तरीके से डिस्पोज करना होता है। तो दैट्स वाई वेस्ट को सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जब हम वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, पहला तो कंटामिनेशन नहीं होता है इससे, जैसे कि जो हैजर्डस वेस्ट है और जो नॉन हैजर्डस वेस्ट है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो जिससे कि पॉल्यूशन कम होता है। रिड्यूसेस लैंडफिल वेस्ट,
इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो हमारे जो लैंडफिल्स हैं जहाँ पे कि वेस्ट को कलेक्ट करके वहीं पर डंप किया जाता है, वो काफी ज्यादा ओवरबर्डन्ड हो चुके हैं। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी है कि जितने भी जो रिसाइकलेबल वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जो वेट वेस्ट होता है, जैसे कि जिसमें कि फूड प्रोडक्ट है, पेपर है, ये क्या होता है, इजिली ये डिकम्पोज हो जाते हैं और इसका हम अलग तरीके से यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि इससे हम एनर्जी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है इससे, इंसिनरेशन के थ्रू इससे कंपोस्ट बनाया जा सकता है। तो जो वेट वेस्ट है, नॉन जो बायोडिग्रेडेबल वेट वेस्ट है, उसका हम अगर यूटिलाइज कर लेंगे किसी न किसी तरीके से, जो लैंडफिल में जो जाएगा वो कौन सा होगा, इस तरीके का वेस्ट होगा जो नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट है, यानी कि जिस वेस्ट का हम कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमें सिर्फ उसी को लैंडफिल में भेजना होगा। तो सेग्रीगेट करने से क्या होगा कि जो जो बायोडिग्रेडेबल है उसको हम यूज कर लेंगे, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल या नॉन रिसाइकलेबल है सिर्फ उसी को हमें लैंडफिल में भेजना पड़ेगा। तो उससे लैंडफिल जो है उन पे भी बर्डन कम होगा, इससे रिसाइकलिंग भी बढ़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे मेटल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डिस्कार्डेड फोन्स हैं या बैटरीज हैं, उनको अगर हम अलग कंटेनर में अगर हम उसको कलेक्ट करते हैं तो उनका हम रिसाइकलिंग भी हम उससे कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो भी इस तरीके के रिसाइकलिंग सेंटर्स होते हैं वहां पे बैटरीज में या फोन में जो भी यूटिलाइजेबल चीजें हैं जिनका कि दोबारा से यूटिलाइज किया जा सकता है, उनको फिर से रिसाइकल किया जा सकता है। तो इसके लिए भी सेग्रीगेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कंपोस्टिंग हो सकती है, वेस्ट ट्रीटमेंट में भी इजी पड़ता है। देन हेल्थ रिस्क भी मिनिमाइज होगा, क्योंकि बिकॉज हेल्थ रिस्क कैसे, जो भी हमारे जो हैजर्डस वेस्ट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे हैजर्डस वेस्ट हैं जिसमें डाइपर्स आते हैं, क्लीनिंग एजेंट है, मॉस्किटो रिपेलेंट है, इस तरीके के जो वेस्ट है उनको हम अलग तरीके से अलग कंटेनर्स में हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे डिजीज वगैरह भी फैलने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि हम उन्हें एक अलग जगह पे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे जो मेडिकल कोई भी अगर सिक पर्सन है उसका जो भी वेस्ट है, ठीक है, या हैजर्डस वेस्ट है, उन सबको हमें अलग कंटेनर में इकट्ठा करेंगे तो उससे हेल्थ रिस्क भी कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कितना सॉलिड वेस्ट जनरेशन है इंडिया में। तो सीपीसीबी की रिपोर्ट के हिसाब से, सीपीसीबी मीन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी की रिपोर्ट के हिसाब से जो एवरेज क्वांटिटी है सॉलिड वेस्ट जनरेशन का इंडिया में, वो है 1,70,338 टन पर डे। इतना वेस्ट जनरेट होता है। अब इसमें से ट्रीट कितना होता है, उसमें से ट्रीट होता है सिर्फ 91,500 टन पर डे के अप्रोक्स ही ट्रीट हो पाता है, और बाकी सब कहाँ जाएगा, लैंडफिल में जाएगा। और लैंडफिल को वो ओवरबर्डन भी करेगा और पल्यूट भी करेगा। 2014-15 में जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ था उसका सिर्फ 18% ही प्रोसेसिंग हुई थी इंडिया में। बाकी जितना भी 80% जितना भी वेस्ट था वो डंप कर दिया गया था एज सच। लेकिन अभी जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, प्रोसेसिंग है, वो काफी बढ़ चुका है। तो 2024 में लगभग 78% जो वेस्ट था उसको प्रॉपरली प्रोसेस किया गया था। नाउ व्हाट इज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। अब जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है उससे हम एनर्जी किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, एनर्जी किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है, जो हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, जितना भी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी कि जो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस वेस्ट से जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हीट जनरेट कर सकते हैं और फ्यूल बना सकते हैं। उसके लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पायरोलाइसिस, अनारोबिक डाइजेशन, इंसिनरेशन, ये सब कुछ हम यूज करते हैं। और उससे बनता क्या है, उससे बायोगैस, बायो सीएनजी, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सिन गैस में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कुछ मेथड्स वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले और सबसे वाइडली जो यूज किया जाता है वो है इंसिनरेशन। देखो इंसिनरेशन में क्या होता है, ये क्या है, एक इंसिनरेटर है। इसके अंदर जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और इस हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को बर्न किया जाता है एट अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, लगभग 750 डिग्री सेल्सियस या 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसको हम बर्न करते हैं। उससे क्या होती है, उससे हीट जनरेट होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस इंसिनरेटर के अंदर हमने वेस्ट को बर्न किया बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो इससे क्या होता है, इससे स्टीम जनरेट होती है। यहाँ पे हमने बर्न किया तो उससे हीट जनरेट होगी। किसी भी चीज को हम जब जलाते हैं तो क्या होता है, उससे हीट निकलती है। उस हीट को हम यूज कर सकते हैं जो टरबाइन्स है उसको स्पिन करने में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है। देखो होता क्या है कि हमने जो वेस्ट है उसको हमने बर्न किया बहुत हाई टेम्परेचर पे, उससे क्या बनेगा, उससे हीट बनेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी बनने की प्रोसेस क्या है, इसमें एक जनरेटर होता है और इसके अंदर टरबाइन्स लगी होती हैं, ठीक है। अब इनको क्या करना होता है, रोटेट करना होता है अंडर मैग्नेटिक फील्ड।
तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये घूमते हैं, जब रोटेट करते हैं बहुत फास्ट, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब इसको रोटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टीम की जरूरत होती है। स्टीम कैसे बनेगी, जो हमारा पानी है, वाटर है, उसको जब हम बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उससे स्टीम बनती है, और वो स्टीम इसको घुमा देती है। और जब ये घूमता है टरबाइन अंडर मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो जब हम इस वेस्ट को, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हम बर्न कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। वो हीट वाटर को गर्म करती है, उससे स्टीम बनता है, उससे टरबाइंस घूमते हैं, और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये किस में हो रहा है, ये सब कुछ इसके लिए हम यूज कर रहे हैं, इंसिनरेशन का यूज हम कर रहे हैं। तो इंसिनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा वेस्ट है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उस वेस्ट से हमने एनर्जी जनरेट करी। दूसरी मेथड है पायरोलाइसिस। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आप हमारे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं फॉर यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल, नेट ज्योग्राफी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज फॉरेस्ट्री ऑप्शनल, नेट एनवायरमेंटल साइंस, यूपीएससी एनवायरमेंट एंड नेट पेपर 1। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। कोर्स रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। दूसरी मेथड है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस क्या है, ये भी एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें भी हम हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, और इससे भी जो वेस्ट है वो क्लीन लिक्विड फ्यूल यहाँ पे बनता है। लिक्विड फ्यूल जैसे कि बायो ऑयल, सिन गैस, चार, ये सब यहाँ पे बनता है। तो लेकिन इसमें पायरोलाइसिस और इंसिनरेशन में डिफरेंस ये है कि जब हम इंसिनरेशन करते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम करते हैं, लेकिन जब हम पायरोलाइसिस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे एयर नहीं होगा, नो एयर शुड बी देयर। और जो पायरोलाइसिस में टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं वो 550 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर होता है। तो हाई टेम्परेचर में इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं जब हम वेस्ट को, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, उससे कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो उससे हीट जनरेट होती है, और उस हीट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अगेन पावर जनरेशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। और उसके अलावा यहाँ पे और भी बाय प्रोडक्ट बनते हैं, फ्यूल बनता है, लिक्विड फ्यूल, जैसे कि बायो ऑयल बनता है, सिन गैस बनता है। सिन गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फिर हम इसको फ्यूचर में और यूज कर सकते हैं कहीं पे भी एनर्जी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे चार बनता है जिसको कि हम यूज करते हैं। फिर थर्ड मेथड इज गैसिफिकेशन। अब गैसिफिकेशन क्या है, देखो जो बायोमास है, यानी कि जो हमारा वेस्ट है, उसको हम प्रोसेस करते हैं हाई टेम्परेचर पे विदाउट कंबशन। अब हम यहाँ पे जला नहीं रहे, कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्न करना। और इससे यहाँ पे बनती है, देखो गैसिफिकेशन का मतलब ये है कि गैस का प्रोडक्शन होगा। तो जो गैस बनती है उसे हम कहते हैं सिन गैस। सिन गैस यहाँ पे निकलती है, और सिन गैस CO+H2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और फिर इसको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। फ्यूल की तरह हम इसको जब बर्न करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यानी कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन। और इसके अलावा हम जो वेस्ट है उसका अनएरोबिक डाइजेशन भी कर सकते हैं। अनएरोबिक यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए वहां पे। तो जो हमारा वेस्ट है, जो कि हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इस वेस्ट को हमने क्या किया, एक डाइजेस्टर आता है अनएरोबिक डाइजेशन जिसमें होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनएरोबिक कंडीशंस होगी, और यहाँ पे हम इस वेस्ट को रखते हैं, और इसमें जो बैक्टीरियाज हैं या जो माइक्रोब्स हैं, इस तरीके के माइक्रोब्स जो कि अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं वेस्ट को डिग्रेड करने में, मेटाबोलाइज करने में। उन माइक्रोब्स को या बैक्टीरिया को हम यहाँ पे डाल देते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं, और फिर जो ये वेस्ट है, ये जो बैक्टीरिया है, इसको डिग्रेड करते हैं इस वेस्ट को। और इससे क्या बनती है, इससे बायोगैस बनती है। बायोगैस का मतलब क्या होता है, मेथेन, CH4। तो मेथेन बनती है, और मेथेन क्या है, ये एक फ्यूल है। और मेथेन का यूज हम किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हैं, या फिर किसी इंडस्ट्री में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, एक फ्यूल है। यानी कि यहाँ पे क्या किया हमने, अगेन वेस्ट को हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस बायोफ्यूल का, लाइटनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एज अ फ्यूल भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि जो CNG है, CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस का मतलब क्या होता है, मेथेन। तो जब हम इसको काफी कंप्रेस कर देते हैं, ये CNG की तरह हम इसको यूज करते हैं। तो डिफरेंट यूजेस इसके हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा वेस्ट है उसका जब हमने अनारोबिक डाइजेशन किया, एक तो बायोगैस बन जाती है, और जो बचा हुआ जो मैटर है वो एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है, और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जितना भी जो वेस्ट था, जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो ये डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके, जैसे कि इंसिनरेशन हमने किया,
पायरोलाइसिस या गैसिफिकेशन या एनारोबिक डाइजेशन, इससे हम इस वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कर सकते हैं, फ्यूल की तरह कर सकते हैं, हीटिंग के लिए कर सकते हैं, लाइटनिंग के लिए कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे वेस्ट टू एनर्जी। अब हम देखते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016 के, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। पहला तो यह है यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट। जो नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट है यानी कि फिर से उसको रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, जैसे कि जो फूड वेस्ट है उसका हम कोई भी रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं। जो मेटल्स है, मेटल्स को हम फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारे बैटरीज होते हैं, बैटरी में बहुत सारे मेटल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, मरकरी है या लेड है, उसका हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है, रिसाइकलेबल। जो नॉन रिसाइकलेबल है जैसे फूड है, पेपर है, उसका हमें यूटिलाइजेशन करना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग। यानी कि जितना भी वेस्ट है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 1500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम या फिर उससे ज्यादा, कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि कितनी एनर्जी उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो एनर्जी स्टोर है उस वेस्ट के अंदर, तो जिसमें भी 1500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम से ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जिसका भी होगा, उसको हम डिस्पोज नहीं करेंगे, लैंडफिल में नहीं फेंकेंगे, उसका यूज होना चाहिए एनर्जी जनरेशन के लिए, उसका यूज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। फिर दूसरा है मैंडेटरी यूज ऑफ आरडीएफ। आरडीएफ का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल। रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल क्या होता है, देखो जो भी हमारा वेस्ट है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती है जहां पे कि इसको पहले क्रश किया जाता है और उसके बाद फिर ड्राई करेंगे, इसका जितना भी मॉइस्चर है, जो भी वाटर है, वो सब कुछ यहाँ पे निकाल देंगे, इससे ये ड्राई हो जाता है और उसके बाद फिर इसका शॉर्टिंग प्रोसेस होता है, फिर से इसको हम क्रश करते हैं, पैलेटाइजेशन इसका होता है, मतलब पैलेट्स बन जाते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे से पैलेट्स बन जाते हैं। तो जो वेस्ट है अल्टीमेटली इसका क्या हो गया, ये हमने पैलेट्स टाइप के बना दिए। अब इनका हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, एनर्जी की तरह, हम इसको एनर्जी जनरेशन की तरह हम इसका यूज करते हैं, चाहे हम इसको बर्न करके इससे एनर्जी हम प्रोड्यूस करें, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो इन सॉलिड ड्राइव्ड फ्यूल यानी कि आरडीएफ प्लांट के आसपास में है, यानी कि जहां पे भी ये आरडीएफ बन रहा है उससे 100 किलोमीटर के रेडियस में, सपोज यहाँ पे कोई आरडीएफ प्लांट है और इससे 100 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उनको इस आरडीएफ प्लांट में जितना भी ये पैलेट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल जो बनाया जा रहा है, उनको यूज करना मैंडेटरी होगा। एटलीस्ट 5% उनका जितना भी फ्यूल, ये जो इंडस्ट्रीज हैं जितना भी फ्यूल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका 5% जो है उनको ये आरडीएफ का इस्तेमाल करना होगा। इससे क्या होगा कि जो ये प्लांट है जो कि आरडीएफ बना रहा है, जो ये रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल बना रहा है, उनको भी एक इंसेंटिव होगा कि वो जितना भी वेस्ट से ये फ्यूल बनाएंगे वो सब कुछ यहाँ पे सेल हो जाएगा, उसको ये इंडस्ट्रीज जो है वो खरीदेंगी। तो इससे हमारा जो वेस्ट है वो एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा, और दूसरा इस वेस्ट को लैंडफिल में जाके डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा। लैंडफिल क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। तो जो आरडीएफ है, ये जो रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल है, इसको बनाया जाता है, जो म्यूनिसिपल वेस्ट है यानी कि जो हमारे हाउस होल्ड का जो वेस्ट है या फिर इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, उसमें से नॉन कंबस्टिबल चीजों को हटा के, नॉन कंबस्टिबल यानी कि जो जलते नहीं है, जैसे कि मेटल्स वगैरह जो बर्न नहीं होते हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं, और जो भी डिग्रेडेबल है या कंबस्टिबल है उन्हीं से हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे आरडीएफ बनाते हैं। तो इस तरीके से जो भी प्लांट्स है, आरडीएफ प्लांट है, उनके लिए भी ये इजी रहता है कि वो यहाँ पे आरडीएफ बना के दूसरी जो इंडस्ट्रीज वहां पे पास में ही जो लोकेटेड है 100 किलोमीटर के रेडियस के अंडर, उसको वो सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2024 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ नए रूल्स ड्राफ्ट किए गए हैं, हम देखते हैं इसके क्या प्रोविजन है। पहला तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर फाइन का प्रोविजन आ चुका है कि जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है, सैनिटेशन वर्कर, जो भी हमारी एरिया में आके जितना भी हमारा वेस्ट को कलेक्ट करके लेके जाते हैं, तो उनको ये ऑथराइजेशन दिया गया है कि अगर कोई भी वेस्ट को सैग्रीगेट नहीं करता है, अलग अलग कंटेनर्स में अगर कोई सैग्रीगेट नहीं करता है, अनसैग्रीगेटेड अगर वो वेस्ट है, तो वो रिफ्यूज कर सकते हैं, उसको कलेक्ट नहीं करेंगे, या फिर उस पर फाइन या पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकते हैं। तो ये पावर दी गई है सफाई कर्मचारियों को या फिर जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनको इस रूल के अंडर में। देन सैग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो जो सॉलिड वेस्ट है उसको 4 तरीके से सैग्रीगेट किया जाएगा 4 सेपरेट स्ट्रीम्स में। पहला तो है वेट वेस्ट, वेट वेस्ट अलग तरीके से होगा, ड्राई वेस्ट अलग कंटेनर में, जो सैनिटरी वेस्ट है वो अलग कंटेनर में, और जो स्पेशल केयर वेस्ट है वो अलग कंटेनर में। इस तरीके से सोर्स पे सैग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट के भी यहाँ पे प्रोविजन है।
ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो किसान होते हैं उनकी जब फसलें तैयार हो जाती है, कट जाती है, तो जो उनका बचा हुआ स्ट्रॉ होता है, जैसे कि वीट की फसल अगर तैयार हो जाती है तो वो वीट को तो निकाल लेते हैं और बाकी जो बच जाता है उसका स्टेम उसको जला देते हैं। उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है उसके मैनेजमेंट के लिए इसमें प्रोविजन है कि जो ग्राम पंचायत है उन्हें रोकना है ओपन बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, कि एग्रीकल्चर का जितना भी वेस्ट है उसकी जो ओपन बर्निंग किसान करते हैं उसको रोकने का काम है किसका, ग्राम पंचायत का। और वो यहाँ पे पेनाल्टीज भी इम्पोज कर सकते हैं स्टेबल बर्निंग के लिए। तो स्टेबल वही है कि जो स्टेम बच जाता है, जो क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद में फसल कटने के बाद जितने भी स्टेम जो बच जाता है उसकी जो, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टेबल बर्निंग, उसको जला देते हैं किसान। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पेनाल्टीज यहाँ पे इम्पोज की जा सकती हैं ग्राम पंचायत द्वारा। एंड फैसिलिटेट एग्री रेसिड्यू कलेक्शन, यानी कि अब ये जो स्ट्रॉ है इसको कलेक्ट करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की भी जिम्मेदारी किसकी है, ग्राम पंचायत की है। इसके लिए गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके की स्कीम्स लॉन्च करती रहती है। एंड ऑल्सो स्टोरेज फॉर यूज, और उनके स्टोर करने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ग्राम पंचायत को, ताकि फिर फ्यूचर में उसको यूज किया जा सके। जैसे कि स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ से भी क्या किया जा सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस करी जा सकती है इंसिनरेशन के थ्रू, या फिर इसका इस्तेमाल जो कैटल्स होते हैं उनके फीड के लिए भी किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे जो एनसीआर रीजन के जितने भी स्टेट्स हैं उनसे कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि किस तरीके से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के स्पेशली, उसके प्रोविजंस को कितना फॉलो किया जा रहा है और क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो रिपोर्ट सबमिट करनी है एनसीआर स्टेट्स को। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।